गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी जंक्शन में। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूं और ये वीडियो आपके लिए एक केवल वीडियो नहीं है बट एक वीडियो सीरीज़ है। इसमें हम लोग क्लास 12th के जितने बच्चे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं, क्लास 12th के जितने बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का कंप्लीट वीडियो सीरीज़ आपको मिलेगा। हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा और स्पेशली आपको सुन के थोड़ा-सा और अच्छा लगेगा कि मैं खुद आपको पढ़ाऊँगा। एमपी जंक्शन चैनल आपको खुद कंप्लीट वीडियो देगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका इंतज़ार था, तो ये इंतज़ार अब आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। हम लोग एक-एक करके वन बाय वन सारे चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। अब रही बात कि कौन-सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसा कि रोड मैप आप लोगों को दिया जा रहा है, उसी के हिसाब से आप लोगों के लिए मैंने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है। तो हम लोग पहले मैट्रिक्स, उसके बाद डिटर्मिनेंट और फिर जैसे-जैसे रोड मैप हम लोगों का आएगा, वैसे-वैसे हम लोग कवर अप करते जाएँगे। लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, तो अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और आइडेंटिटी in the form of rows and column। ये सब आप लोग जानते होंगे, जैसे कि ये हम लोगों का मैट्रिक्स हो गया और ये हो गया मैट्रिक्स का अरेंजमेंट टेबुलर फॉर्म में। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जितने भी होंगे वो सब रोज़ कहलाएंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सब रोज़ कहलाते हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये सब कॉलम कहलाते हैं। जो वर्टिकल लाइन हुआ ये सब आपको कॉलम्स कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या जानना है मैट्रिक्स में, और तो मैट्रिक्स में ये जानना है कि हम इनके एलिमेंट्स को किस तरह से लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे रोज़ जो हैं इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे और जो कॉलम्स होंगे उसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स का एक टर्म आएगा जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करते हैं तो वो होता है m क्रॉस n। ये हो गया उसका ऑर्डर। अब अगर एग्जांपल के तौर पे कि रोज़ आपको 3 है, कॉलम आपको 4 हैं, तो फिर जो ऑर्डर मैट्रिक्स का बनेगा वो बन जाएगा 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का बन जाएगा, ठीक है। या 4 क्रॉस 3 भी बन सकता है। तो उसके लिए फिर कॉलम्स कितने हो जाएंगे, तो 3, और रोज़ कितने हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। तो वो बन जाएगा आपको 4 क्रॉस 3 का ऑर्डर, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिख रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स ये जो ए है, इस मैट्रिक्स ए को हम लोग कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे m क्रॉस n, और यहाँ पे जो उसके एलिमेंट होंगे उसको लिखाया जाएगा स्मॉल a ऑफ i और j, ठीक है। ये उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। अब यहाँ पे i क्या है, तो i बता रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का रो पोजीशन। बेसिकली i और जो j है ना, i और जो j है, दीज आर यूज्ड टू मेंशन द पोजीशन ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट। जैसे अभी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, अब यहाँ पे कोई एलिमेंट मैं लिख रहा हूँ, तो ये एलिमेंट पहले वाले रो में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है, इसीलिए इसको नाम दिया जाएगा A11। इसके आगे वाला जो एलिमेंट होगा वो ए और सेकेंड कॉलम में है लेकिन रो फर्स्ट है। तो हमने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि ये ए ऑफ आई जे रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होता है आपको आई और जे पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहाँ पे आई आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। रेस्पेक्टिव रो मतलब किस रो में वो है, ठीक है। रेस्पेक्टिव रो है बेसिकली, नंबर ऑफ रो नहीं, कि किस रो में, थर्ड रो में है, फर्स्ट रो में है, किस रो में है। और जे क्या कहलाएगा, तो रेस्पेक्टिव कॉलम। समझ में आ रहा है? हाँ बताइएगा समझ में नहीं आएगा तो, ठीक है। हाँ ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो रेस्पेक्टिव आपका रो हो गया आई। रेस्पेक्टिव रो का मतलब समझ रहे हैं, रेस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर रो के बारे में बात हो रही है। अगर थर्ड रो में होगा तो रेस्पेक्टिव रो उसका थर्ड हो जाएगा। अब ये फिलहाल फर्स्ट ही रो में है और कॉलम तो इसका रेस्पेक्टिव कॉलम कितना है, तो सेकंड है, तो ये हो गया A12, फिर ये हो जाएगा A13। अब दूसरे रो में आएंगे तो A21 A22। एक मिनट रुकिएगा, मैं पॉज कर रहा हूँ। चलिए,
तो देखिए यहाँ पे इसका आपको रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो A23, फिर इसका हो जाएगा A31, A32 और A33, ये हो गया इसका रेस्पेक्टिव एलिमेंट। अब टोटल इसमें कितने रोज है, तो 3, कितने रोज की 3 है पता ही है, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितने कॉलम, तो 3, इसलिए इसका ऑर्डर बन जाएगा 3x3 का। ठीक है, अब देखिए ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, और इसके बाद आने वाले टाइम पे अभी हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी का कुछ एक दो एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इसको हम लोग यूज़ करेंगे वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको यहाँ से स्टार्ट किया जाए तो दिखे भी रहा है, लेट अस now suppose that we wish to express the information of possession of notebook and pen by Radha and her two friend फौजिया सिमरन which is as follows। मतलब ये कह रहा है कि नोटबुक का डिस्ट्रीब्यूशन का आपको एक अरेंजमेंट दिया गया, एक कंडीशन दिया गया है जिसमें एक राधा है और उनके दो फ्रेंड है फौजिया और सिमरन है। यहाँ पे कह रहा है कि राधा हैज़ 15 नोटबुक एंड 6 पेन। राधा के पास कितने कॉपी है या नोटबुक है, तो 6 है, 15 है, और पेन कितना है, 6। फौजिया के पास कितना नोटबुक है, तो यहाँ दिख रहा है फौजिया हैज़ 10 नोटबुक एंड 2 पेन। ओके, और सिमरन के पास कितनी नोटबुक है, तो अगेन 13, और पेन कितने हैं, तो 5। अब देखिए इसका अरेंजमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इन कंडीशंस का अरेंजमेंट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रो वाइज नोटबुक लिख देते हैं। ठीक है, कि नोटबुक की संख्या हो जाएगी, और इधर लिख देते हैं पेन, सॉरी कॉलम वाइज अभी हम लोग कर रहे हैं, पेन लिख दिया। ठीक, अब ये तो अरेंजमेंट हो गया नोटबुक का, और ये अरेंजमेंट हो गया पेन का। इसमें कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो उन तीनों का फिर अलग अलग हम लोगों को क्या करना है, नेमिंग भी करना है। तो पहला वाला जैसे देखिए ये पेयरिंग होगी ना, तो नोटबुक और पेन एक साथ पेयर बनाएगा। तो अब यहाँ पे हमने पहला वाला नाम दे दिया किसका, राधा का, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो राधा का अगर हमने नाम दे दिया तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राधा हैज़ कितना पेन, तो 15 पेन। तो पेन की जगह पे, सॉरी अच्छा अगर पेन की बात करते हैं तो 6 पेन, तो पेन की जगह पे कितना लिख देंगे, 6। और कितना नोटबुक है राधा के पास, तो 15, तो 15 लिख दिया हमने नोटबुक के पास। और भी कोई है क्या यहाँ पे वेरिएबल में जिनके पास कॉपी और पेन है, तो बिल्कुल हैं, फौजिया हैं। तो फौजिया के पास में हाउ मच पेन, तो पेन है 2, हाउ मच पेंसिल, तो सॉरी पेंसिल नहीं, नोटबुक 10। अब एक और भी आपको लोग हैं जो कि सिमरन है, तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो अगेन सिमरन के पास कितने नोटबुक हो गए, 13, और कितने पेन हो गए, 5। एक तो पॉसिबिलिटी ये हुई। एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, केस नंबर 1 ये है, हम लोग अरेंजमेंट देख रहे हैं। केस नंबर 2 हमने कहा ना, स्टार्टिंग में ही कहा है, अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। किसी भी एलिमेंट या आइडेंटिटी या इंटिटी का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किस फॉर्म में, तो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। तो हमने वही अरेंजमेंट अभी दिखाया कि ये पेन और नोटबुक का अरेंजमेंट हुआ 3 अलग अलग लोगों के द्वारा। अब दूसरा अरेंजमेंट पॉसिबल क्या हो सकता है, तो उसको देखिए। दूसरा पॉसिबल अरेंजमेंट जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग ऊपर में लोगों का नाम लिख देते हैं, दिस इज़ फॉर राधा, दिस इज़ फॉर फौजिया, और ये सिमरन। ठीक है, 3 लोग हो गए। अब अलग अलग इनका कंडीशन क्या हो गया कि कुछ नोटबुक है, तो नोटबुक को हमने इधर लिख दिया, और इधर क्या लिख दिया, पेन। अब उस हिसाब से देखिए राधा के पास में, अब यहाँ पे हम पहले जो फिल करेंगे अगर राधा का, तो यहाँ पे राधा का नोटबुक और फिर नीचे पेन लिखेंगे ऐसे। अदरवाइज सबका नोटबुक लिखना है तो ऐसे पहले सबका नोटबुक लिखेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग 1 by 1 कैंडिडेट वाइज बनाते हैं। तो राधा के पास कितना नोटबुक हो गया, 15। कितना पेन हो गया, तो 6। अच्छा, फौजिया के पास कितना नोटबुक हो गया, तो 10। और कितना पेन हो गया, तो 2। और सिमरन के पास कितना नोटबुक हो गया, तो 13। और कितना पेन हो गया, तो 5। ये बन गया दूसरा अरेंजमेंट। तो कुल मिला करके अगर हम इसको राधा और इन सब से हटा करके देखें तो फिर कुल मिला करके हम लोग के पास में 2 मैट्रिक्स बन रहे हैं। एक मैट्रिक्स ऐसा बना जिसमें 3 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, और एक मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है जिसमें 2 ही रो हैं और 3 कॉलम है। दोनों सेम मैट्रिक्स है, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों सेम कंडीशन को अभी हमने देखा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों का बस ऑर्डर चेंज हो गया। इसमें अगर यहाँ पे भरने की कोशिश करते हैं तो ये 15 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 13 हो गया। इधर 6 हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। तो इसमें 3 रो हो गए और 2 कॉलम हो गए, इसलिए ऑर्डर हो गया इसका 3x2। इसमें कितने रोज हो गए, तो इसमें 2 ही रोज हैं, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, फिर यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, यहाँ 13 और यहाँ 5 है। तो कितने रोज हो गए, तो 2। और कितने कॉलम हो गए, तो 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो ये इनके ऑर्डर कहलाएंगे। क्लियर है, चलिए अब आइए यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानने वाले हैं और उसको कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक में पहली बात होगी कि हम लोग ऑर्डर के हिसाब से देखेंगे। पहला आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स।
और स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ और कॉलम का जो नंबरिंग है वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे m और क्रॉस n जो कर रहे हैं तो कंडीशन ये होगा कि m इज इक्वल्स टू n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब अगर 3 रोज़ हैं तो 3 कॉलम होंगे, 2 रोज़ हैं तो 2 कॉलम होंगे। ठीक है, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, तो इसको डायरेक्ट भी हम लोग ऐसा करते हैं कि आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3, बस 3x3 नहीं पढ़ेंगे हम इसको। अगर रीडिंग करेंगे कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर आता है तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो होती है वो डायरेक्ट बस ऐसा होगा कि मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो इसका मतलब हो गया कि ये 4x4 का मैट्रिक्स है। ठीक है ना, चलिए ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात। अब इससे पहले और भी कुछ मैट्रिक्स है क्या, तो हाँ एक मैट्रिक्स है आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा बच्चा सारा चीज़। हाँ, जितना पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ों को आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या मतलब हुआ, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर कुछ इस टाइप से। अब यहाँ देख पा रहे हैं रोज़ कम है, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम है। तो 2 रो मतलब 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और 3 वर्टिकल लाइन हो गया। तो ये बना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है रो कम है और कॉलम ज़्यादा है, तो ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें पहली बात तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n क्या होगा, तो अनइक्वल होगा। और अगर यहाँ देखा गया कि m की वैल्यू क्या है, लेस है किससे, n से, तो फिर ये एक हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बन गया। देखिए ये लेटा हुआ मैट्रिक्स बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या होंगे, रोज आपके कम होंगे, कॉलम ज़्यादा होंगे, लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। दोनों आपका कंडीशन आएगा। एक दूसरा मैट्रिक्स आएगा वर्टिकल, इसका पहला हो गया, दूसरा मैट्रिक्स वर्टिकल क्या कहलाएगा, उस केस में वर्टिकल मैट्रिक्स में उसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा दिखेगा। तो ज़्यादा रोज दिखेंगे आपको और कॉलम कम दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा कि m शुड बी ग्रेटर देन n फॉर वर्टिकल मैट्रिक्स, है ना, वर्टिकल मैट्रिक्स। चलिए आगे अब कुछ और बातें कर लेते हैं, हम लोग टाइप्स की ही बातें करेंगे। हो सकता है क्योंकि थ्योरी अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट, एक तरीका ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज और एग्जांपल पे आ जाए, तो बताइए, तो डायरेक्ट एक्सरसाइज एग्जांपल पे भी आ सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आपको जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ लो, तो क्या बेटर आपको लगेगा, थ्योरी। चलिए ठीक है, तो थ्योरी के साथ पढ़ा देते हैं तब आपको हम। अब आइए इसके बाद अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ तक जानने के बाद एक एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं पहले, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 1 आपको दिख रहा होगा, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द मेन एंड वेमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज। और यहाँ पे 3 फैक्ट्री कौन कौन है, 1, 2 और 3, ये जो दिया हुआ है ये क्या है, फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्री 1, फैक्ट्री 2 और फैक्ट्री 3। और इसमें जो वेरिएबल्स हो गए, 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल तो फैक्ट्रीज हो गए 1, 2, 3, और एक वेरिएबल हो गया मेन और वेमेन वर्कर। तो कुछ वर्कर जो होंगे, मेन को आप विमेन में कैटेगराइज तो करोगे नहीं, अब मेन की कैटेगरी भी हो सकता है फैक्ट्री वाइज अलग होगी, कि फैक्ट्री 1 में अलग नंबर ऑफ मेन है तो फैक्ट्री 2 में अलग नंबर ऑफ मेन है, तो इसका मतलब फैक्ट्री के हिसाब से भी उसको कैटेगराइज करना है और साथ साथ उसको हम लोगों को मेन और वेमेन के हिसाब से भी कैटेगराइज करना है। तो ये एक छोटा सा आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ये 1, 2 और 3 कह रहा है फैक्ट्रीज हैं, ये आपको लिख भी रहा है, यहाँ में चाहे तो लिख भी सकते हैं फैक्ट्रीज हैं ये, ठीक है। और इधर क्या है मेन और इधर क्या है विमेन। तो यहाँ पे फैक्ट्री 1 में कितने मेन हैं, 30, कितने वेमेन हैं, 25। फैक्ट्री 2 में कितने मेन हैं, 25। फैक्ट्री 3 में फैक्ट्री 2 में कितने वेमेन हैं, तो 31। फैक्ट्री 3 में कितने मेन हैं, तो 27। और फैक्ट्री 3 में कितने वेमेन हैं, तो 26। अब कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। मतलब इसमें आपको 3 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये तो 3 रो और 2 कॉलम में ही बना हुआ है, तो हमको इसको रिप्रेजेंट जो करना है वो इस टाइप से कर देना है कि नंबर ऑफ रो मस्ट बी 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी 2। तो ये हो जाएगा आपका 30, 25 एंड देन 27, और ये हो जाएगा 25, 31 और 26, और इसका ऑर्डर बन गया 3x2। और यहाँ पे इसका नंबर हो गया तो मेन का, और यहाँ पे कौन हो गया, तो वुमेन हो गए। और ये आपका पहला रो किसका है, तो पहला रो हो गया फैक्ट्री 1 का, और ये हो गया फैक्ट्री 2 का, और ये हो गया फैक्ट्री 3 का, ठीक है। आइए अभी इसी में और भी कह रहा है कि व्हाट डज, पढ़िए इसको, व्हाट डज एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तीसरे रो और दूसरे कॉलम में जो एंट्रीज लिखी हुई हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे तो थर्ड रो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रो हो गया, और सेकंड कॉलम की बात हो रही है मतलब दिस वन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम यही हो गया। अब ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स ऑफ फैक्ट्री
3। तीसरे फैक्ट्री का जो आपका विमेन वर्कर है कितने हैं, 26 विमेन वर्कर है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हम लोग क्या बोल देंगे कि व्हाट डज एंट्री, तो एंट्री ऐसे लिखेंगे, एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम represent number of women worker of factory 3। तो तीसरी फैक्ट्री के कितने नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, विमेन वर्कर। अब आइए इसी में आगे भी कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं, बस इतना ही लिखा हुआ था। तो देखिए हम लोगों ने 3 रो और 2 कॉलम में इसको रिप्रेजेंट किया, 2 कॉलम और 3 रो में रिप्रेजेंट कर दिया और साथ साथ यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। आइए एग्जांपल नंबर 2, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अगर किसी मैट्रिक्स के पास में टोटल 8 एलिमेंट है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर की अगर मैं बात करता हूँ तो उस केस में एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जितना भी नंबर दिया रहेगा एलिमेंट का, नंबर ऑफ एलिमेंट जितना भी दिया रहेगा, मान लेते हैं वो x है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट का आपको क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन। आपको यहाँ क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन। जितना भी इसके फैक्टर्स बनेंगे, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात नहीं होगी, नॉर्मल फैक्टराइजेशन होगा, तो जितना भी फैक्टराइजेशन होगा वो सब का सब उसका क्या बनेगा, ऑर्डर बन सकता है पॉसिबल। तो देखिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए हुए थे, नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जाम्पल 2 में जो दिया हुआ है वो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 8 है। तो 8 के पॉसिबल आप फैक्टर्स निकालेंगे तो 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे 2 क्रॉस 4 या 2 इंटू 4 भी आप कह सकते हैं, 1 इंटू 8। अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑर्डर के केस में 1 क्रॉस 8 और 8 क्रॉस 1 अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 रो और 8 कॉलम, इसमें 8 रो और 1 कॉलम, तो उस हिसाब से फिर 2 क्रॉस 4 और अगला 1 क्रॉस 8 हो गया, फिर इसके बाद 4 क्रॉस 2 और फिर हो जाएगा आपको 8 क्रॉस 1। और कुछ फैक्टर्स बन रहे हैं क्या, तो नहीं, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं बने। तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो गए, ये सारे पॉसिबल ऑर्डर्स हैं आपके, पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहो इसको अगर लिख करके दिखाना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2,4 फिर 1,8 फिर 4,2 और फिर 8,1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना, या क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास में, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब ये एक छोटा सा आपको क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका एक छोटा टॉपिक आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स। ये आपका एग्जांपल 3 से आपको इससे रिलेटेबल है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि किसी मैट्रिक्स को कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसमें आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो एक रिलेशन दे दिया जाएगा। और रिलेशन किसका दिया जाएगा, तो रिलेशन दिया जाएगा एलिमेंट्स का, ये जो हमने आपको बताया ना रिप्रेजेंटेशन ए ऑफ आई जे, तो ए ऑफ आई जे का ही आपको एक कंडीशन दे देगा। अब बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए आपको गिवन में रहेगा क्या चीज़, तो गिवन में आपको फॉर्मूला दिया रहेगा हमेशा, या फॉर्मूला अगर नहीं भी दिया जाता है तो मे भी हो सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दे दे कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, या ऐसा कुछ, रोज एंड या विच इज इक्वल टू सम ऑफ रोज एंड कॉलम, ऐसे करके भी आपको वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकता है, अदरवाइज फार्मूलाज भी बन सकता है। जनरली फार्मूला दिया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम कम दिया गया है। अब फार्मूला आपको दिया रहेगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है, दूसरा नोटिस करना है उसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3x2 है कि 2x3 है, क्या क्या है वो आपको देख लेना है। अब इसमें स्टेप्स आपको पता ही होगा कि जितना ऑर्डर दिया गया उस हिसाब से पहले आप इस टाइप से इसका फॉर्मेशन कर ले। अगर 3x3 होगा तो पॉसिबिलिटीज़ तो यही होंगी। अब ये हो गया आपका आई, ये हो गया जे, तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट अगर 1 1 निकालेंगे तो वहाँ पे आई रख देंगे 1 और जे रख देंगे 1। अगर हमको ये निकालना होगा तो आई रख देंगे 2 और जे रख देंगे 3। अगर ये निकालना है तो आई रख देंगे 3, जे रख देंगे 2, ऐसे करके हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे। तो इसको आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है, कंस्ट्रक्ट 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। ये आपको बताया कि फॉर्मूला दिया रहेगा, तो एलिमेंट्स जो हैं उनके फॉर्मूला आपको बता दिया गया, ए ऑफ आई जे बराबर 1/2 मोड ऑफ, यहाँ पे मॉड्यूलस है मतलब अगर नेगेटिव आएगा तो पॉजिटिव बना देना, मोड ऑफ आई माइनस 3 जे। तो कुछ नहीं करना है, पहली बात तो पॉसिबल एलिमेंट्स कौन कौन हो सकते हैं। एग्जाम्पल 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉसिबल
एलिमेंट्स। तो पॉसिबल एलिमेंट्स जो हो सकते हैं वो डिपेंड करता है ऑर्डर को देख करके। तो ऑर्डर कितने हैं, तो ऑर्डर है 3x2, उसलिए वहाँ पे पॉसिबल एलिमेंट्स जो हो जाएंगे वो A11, अब 3 रो आएगा और 2 कॉलम आएगा, तो A12, फिर A21, A22, A31 और A32। बस ये आपका हो गया पॉसिबल एलिमेंट, क्योंकि इसके ऑर्डर कितने हैं, 3x2 है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया हुआ है गिवन a of I j is equals to 1/2 mod of I माइनस 3j। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 1/1 अगर हम 9 a ऑफ 1 निकालेंगे तो I मेरा हो गया 1, j हो गया 1, तो उधर फार्मूला में 1/2 1 माइनस 3 इंटू 1 कर देंगे, सॉल्व करेंगे 1/2 और ये 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है 2, तो इसको हम लोग प्लस में 2 लिखेंगे, तो 2/2 दैट इज नथिंग बट 1। तो A11 आपको आ गया 1। इसी तरीके से आपको सारा एलिमेंट निकाल लेना, आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ निकाल भी लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, सिंपल टॉपिक है। अगर A12 निकालना होगा तो हम एक बार हिंट कर दे रहे हैं, A12 में आपको I की जगह पे 1 रहेगा और J की जगह पे 2 कर देना, काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इस टाइप से आप इसको अगर एक बार देखेंगे भी तो आपको यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़ 1 1 2 2 करके लास्ट में एक मैट्रिक्स बना दिया गया है, काम हो गया। चलिए, तो हम लोग जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख रहे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ दिख रहा था। अब इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो उसको हम लोग फिर से अब स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। आगे आइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी हो गया। अब एक मैट्रिक्स और आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स मतलब ये हुआ कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल रो होंगे और एक ही रो होंगे, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है कि आपको एक डायग्राम बना करके पूछ दे कि कौन सा मैट्रिक्स है, या भी हो सकता है कि आपको इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन दे सकता है कि अ रो मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 रो, या आप इसमें m की वैल्यू बताइए, 1 होती है कितनी होती है, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कंसेप्ट ये है कि इसके पास में बस एक रो है, कॉलम्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हो गया। इसका ऑर्डर की बात करते हैं तो 1 और क्रॉस में n हो जाएगा। फिर एक दूसरा मैट्रिक्स जो होता है वो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें कॉलम एक रहेंगे और रोज़ आपको कुछ भी हो सकते हैं। तो एक कॉलम हो गया और बाकी हॉरिजॉन्टल लाइन आप कितना भी बना दो। तो इसमें आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यहाँ m क्रॉस 1 हो जाएगा। ये आपका हो गया कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और अब स्क्वायर मैट्रिक्स का कुछ टाइप होता है। तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अब हम लोग बात करते हैं। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या क्या टाइप है बच्चा लोग। स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पहला आएगा और वो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले तो एक चीज़ समझना होगा कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एक प्रिंसिपल डायगोनल दिखेगा आपको, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। तो अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के एक स्पेशल टाइप में जिसको हमने नाम दिया डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें केवल और केवल डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे, तो वो बन जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये हुआ कि ये एलिमेंट आपके नॉन ज़ीरो हैं और बाकी सब क्या हैं, ज़ीरोज़ हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसका कंडीशन क्या होगा, तो इसमें कंडीशन देखिए ध्यान से, क्या ये A11 है, क्या ये A12 है, नहीं A22 है, क्या ये A33 है, तो हाँ। तो अब यहाँ पे इसका कंडीशन होगा कि A ऑफ I J की वैल्यू जो है वो कोई एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, और कब, जब I बराबर J होगा। I बराबर J यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो उस टाइम पे K मिला, और फिर A ऑफ I J की वैल्यू 0 मिलेगी, और वो कब मिलेगी, जब आपको I नॉट इक्वल टू J है। उस केस में क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू A ऑफ I J बराबर 0। ऐसा मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि तीनों अलग अलग हो सकते हैं तो भी डायगोनल हो जाएगा, तीनों सेम भी हो सकते हैं तो भी डायगोनल हो जाएगा, तीनों 1 1 1 भी हो सकते हैं तो भी डायगोनल हो जाएगा, सारे में डायगोनल आ जाएगा। लेकिन डायगोनल का फिर स्पेशल कुछ मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं, और तीनों 1 1 1 भी हो सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तीनों को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। बट स्पेशल टाइप की बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में, तो डायगोनल मैट्रिक्स का 2 टाइप फिर बन जाता है। एक बन जाता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स का सीन ये है कि यहाँ पे आपका डायगोनल पे एलिमेंट जो होंगे वो सब सेम होंगे, A ऑफ 1 1, A ऑफ 1 2 और A ऑफ 1 सॉरी 1 2 ने A ऑफ 2 2 और A ऑफ 3 3। तो यहाँ का कंडीशन जो होगा ना, A11 बराबर होगा A22 के, बराबर होगा A33 के, ठीक है। और बाकी केस में क्या हो जाएगा, तो A ऑफ I J जो है वो 0 हो जाएगा। कब 0 होगा, तो I नॉट इक्वल टू
जे पे, बाकी सबको क्या फिट कर देना है, 0 फिट कर देना, काम हो गया। ठीक है ना, इसका ऑर्डर भी वही है आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो टाइप आपका आएगा डायगोनल में, स्केलर तो हो चुका है, स्केलर के बाद आ जाता है अगला टाइप, और वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगेन डायगोनल मैट्रिक्स है, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये आपको जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 1 2 2 3 3 वो 1 हो जाते हैं, और बाकी सब क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसको हम लोग कह देते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका कंडीशन क्या हो सकता है, तो ए ऑफ आई जे बराबर 1 हो जाएगा, और कब, जब आई बराबर जे है। ठीक है ना, आई ए ऑफ आई जे की वैल्यू हमेशा क्या हो गई, 1 हो गई, कब, जब आई बराबर जे हो गया। और ए ऑफ आई जे की वैल्यू कितनी हो गई, 0, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद एक और मैट्रिक्स आता है जिसको हम लोग ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसमें आपको एक मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट के एक साइड सारा 0 होगा, और दूसरे साइड नॉन ज़ीरो होगा। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे उसके एक साइड, मतलब उस तरफ या इस तरफ क्या होगा, 0, तो दूसरी तरफ नॉन ज़ीरो। जैसे कि अगर इस तरफ हम देखते हैं, तो ये इस तरफ जितने एलिमेंट बन रहे हैं, ये मान लेते हैं अगर 0 हैं, तो फिर इधर वाले जितने एलिमेंट बनेंगे वो नॉन ज़ीरो होंगे। या अच्छा, इस पर क्या होंगे, तो इस पर आप कोई एक 0 हो सकता है, लेकिन सब आपका 0 नहीं होना चाहिए, कुछ नॉन ज़ीरो भी रखना है आपको। इधर क्या है, तो इधर आपका जो एलिमेंट बनेगा, इसमें आपका ये अगेन डायगोनल एलिमेंट हो गए, तो ऊपर आपका नॉन ज़ीरो अगर कर दिया, नॉन ज़ीरो, तो नीचे फिर डेफिनेटली क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा, इसमें दो तरह का होगा। अगर ऐसा कंडीशन है तो ट्राइंगल नीचे बनेगा, और ऐसा कंडीशन होगा तो ट्राइंगल ऊपर बनेगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहेंगे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसको कहेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक हो गया लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एग्जांपल अगर देखना चाहें तो इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप का दिखेगा कि ये है आपका डायगोनल एलिमेंट 2 3 और 0, ऐसा कर देते हैं। इसके लोअर ट्राइंगुलर है, मतलब ऊपर में क्या रहेगा, तो सब 0 है। ये एक ऊपर वाला 0 हो गया, नीचे का नॉन ज़ीरो है, -3 4 और 1 ऐसा। तो नीचे वाला जो है वो क्या हो गया, नॉन ज़ीरो। ये डायगोनल हो गए, डायगोनल के ऊपर 0 हो गया और नीचे नॉन ज़ीरो हो गया, तो ऐसे को कहते हैं हम लोग लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका एक दूसरा मैट्रिक्स इधर जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक काम कीजिए, अब थोड़ा उस तरफ हो जाइए, हाँ आपको दिखने में आसानी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हिलने दीजिए, इधर आइए। तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो तो ये होगी। अपर ट्राइंगुलर में क्या हो जाएगा, तो देखिए अपर ट्राइंगुलर में ये डायगोनल एलिमेंट ऊपर ट्राइंगल बनेगा और नीचे 0 हो जाएगा, तो 0 0 और 0 कर दिया, यहाँ 1 2 और 3 लिख दिया, और यहाँ पे आपका नॉन ज़ीरो हो जाएगा, तो 2 4 6 हो गया। तो ये हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, चलिए और भी कुछ मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होगा, इसमें कंडीशन भी तो देखना है। तो कंडीशन ये होगा कि ए ऑफ आई जे जो है इसकी वैल्यू 0 है, कब, जब यहाँ पे देखिए ये है 1 2, इसका पोजीशन क्या है 1 2, इसका पोजीशन क्या है 1 3, इसका पोजीशन क्या है तो 2 3। इसका मतलब आई हमेशा जे से कम है। 1 2 में 1 और 2, मतलब 1 कम 2 ज़्यादा, 1 3 में 1 कम 3 ज़्यादा, 2 3 में भी 2 कम 3 ज़्यादा। इसका मतलब ये होगा आपका कंडीशन कि आई लेस देन जे। और यहाँ पे ए ऑफ आई जे जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, कब, जब आई ग्रेटर देन जे होगा। ठीक है ना, एक मिनट छोटा सा इसमें जहाँ तक हमको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न भी हो देख लेता हूँ एक बार। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर में कोई दिक्कत भी नहीं है, मे बी आई थिंक कि कहीं कुछ दिक्कत ना हो, इसीलिए लेट मी ट्राई। अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर का कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें लिखा हुआ, देखने दीजिए। एग्जाम्पल अभी तो फिलहाल नहीं मिल रहा है, अगर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा तो इसको हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, अगर कुछ करेक्शन होगा तो। मे बी हमको ऐसा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे डायगोनल में 0 ही होते हैं, शायद, कंफर्म नहीं है। अगर कोई कंफर्मेशन हो तो आप लोग भी एक बार देखना, और अगर आने वाले टाइम पे मिल जाएगा तो इसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हमको जहाँ तक थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यहाँ पे ये जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 होते हैं। ठीक है ना, चलिए आइए आगे आते हैं। और आगे अब हम लोगों का टाइप्स तो सारा हो चुका है।
हाँ, इसमें एक टॉपिक और है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि दो मैट्रिक्स को इक्वल करना, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके हर एक रेस्पेक्टिव एलिमेंट इक्वल हो। मतलब एक मैट्रिक्स का 1 1 दूसरे मैट्रिक्स के 1 1 वाले एलिमेंट से बराबर, फिर एक का 1 2 दूसरे के 1 2 से, फिर एक का 1 3 दूसरे के 1 3 से, ऐसे अगर बराबर हुआ तो इसको हम लोग कह देंगे इक्वल मैट्रिक्स। उसी को हमने कहा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, टू मैट्रिसेस ए, और इसका नाम दे दिया ए ऑफ आई जे, और फिर बी ऑफ आई जे आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। नंबर 1 तो कंडीशन ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बिना सेम ऑर्डर किए तो फिर एक में 1 3 है तो दूसरे में 1 3 है ही नहीं, तो इसलिए नंबर ऑफ ऑर्डर भी सेम होती है। तो कंडीशन पहला हो गया कि दे हैव सेम ऑर्डर। दूसरा क्या कह रहा है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग का मतलब रेस्पेक्टिव, कि मतलब इसका 1 2 तो उधर का भी 1 2, इसका 1 5 तो उधर का भी 1 5, इसका 2 5 या 2 3 तो उधर का भी 2 3, ऐसा रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऑफ बी, दैट इज ए ऑफ आई जे बराबर बी ऑफ आई जे फॉर ऑल आई एंड जे, हर आई जे के लिए। जैसे यहाँ देखिए ये है 1 2 तो इसका भी 1 2 हुआ, फिर ये है आपका सॉरी ये 1 1 ये 1 1, ये 1 2 ये 1 2 दोनों सेम, ये 2 1 ये 2 1 सेम, 2 2 2 2 सेम, तो सारा सेम हो गया। ठीक है, अब नॉट इक्वल में देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा नॉट इक्वल दिया होगा। नॉट इक्वल मैट्रिक्स है सिंपली ये वाला, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे आपका 3 अलग है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 2 अलग है, एलिमेंट सबके वही हैं लेकिन पोजीशंस अलग हैं, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर इक्वल हैं, यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है, वी राइट ए इक्वल्स टू बी, जब अगर इक्वल होंगे और नहीं होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ कि इफ़ एक मैट्रिक्स हो गया एक्स वाई और बी, सॉरी एक्स जेड और बी, वाई ए और सी, ऐसे करके एक मैट्रिक्स बना दिया और ऐसे करके दूसरा मैट्रिक्स बना दिया। दोनों में सेम ऑर्डर है, हाँ। दोनों में इक्वालिटी का साइन है, हाँ। तो दोनों आपस में इक्वल हैं, तो अब इक्वल हैं तो इसका मतलब रेस्पेक्टिव एलिमेंट ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। इसका मतलब एक्स बराबर हो जाएगा -1.5, वाई बराबर हो जाएगा 0, जेड बराबर हो जाएगा 2, ए बराबर हो जाएगा √6, बी बराबर, ऐसे करके हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ एक मैट्रिक्स ये है एक मैट्रिक्स ये है, अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई जेड। तो अब कहाँ कहाँ से एक्स वाई जेड फाइंड आउट हो सकता है उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे, काम हो जाएगा। इसमें हम लोगों को हर एक एलिमेंट से एक्स वाई की वैल्यू, रेस्पेक्टिव एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर ये 4 है। इफ़ यहाँ है आपका x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 -21 2y - 7 0 0, ये है और ये इक्वल है किसके, एक दूसरे मैट्रिक्स 0 - 6 2b + 4 6 - 3 -21। अब एक चीज़ ध्यान देखिए आप लोग, एक एक चीज़ को स्टडी करना है। ये हम लोग अभी एग्जाम्पल 4 में ही हैं, अभी तक हम लोग पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को उठा लिया या एक्सरसाइज पे सीधे आ गए, नहीं। रियल स्टडी यही है कि आपको हर एक चीज़ को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, बहुत कुछ आपको नॉलेज मिलेगा। हाँ, कुछ इससे एक्स्ट्रा जो आपको पढ़ना था वो हमने कुछ कुछ बता दिया। कंडीशन इसमें नहीं दिया हुआ है, कंडीशन हमने आपको अलग से बता दिया। चलिए, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो अब क्या होगा, अब आप लोगों का एक्स और वाई की वैल्यू आ सकती है आराम से। देखिए x + 3 को हम 0 कर सकते हैं। जैसे ही x + 3 को 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। उसके बाद हम यहाँ से z + 4 को 6 कर सकते हैं, तो z + 4 हाँ ठीक लिखे हैं 6, तो यहाँ से z की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। ठीक है, तो ऐसे करके रेस्पेक्टिव आप यहाँ से फिर निकाल सकते हैं b, यहाँ से भी b निकाल सकते हैं, यहाँ से a निकाल सकते हैं, a - 1 आप रेस्पेक्टिव देखिए, यहाँ पे a है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा a - 1 = -3, तो a विल बी -2, खत्म कहानी। ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, x y z सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल 5 भी वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे है, फाइंड a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ सॉल्व डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट नहीं होगा का मतलब ये हुआ कि यहाँ इसको इक्वेट करने से तो डायरेक्ट x आ गया, इसको और इसको इक्वेट करने से डायरेक्ट z आ गया, फिर इसको इक्वेट करेंगे तो डायरेक्ट y भी आ जाएगा। बट आप क्वेश्चन नंबर 5 जब देखेंगे एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट आपका सॉल्व नहीं होगा। आप जैसे ही इसको इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने के बाद आपका एक इक्वेशन बनेगा 2a + b = 4, और दूसरा बन जाएगा a - 2b = -3। तो अब ना इससे a आएगा ना इससे आएगा। अब हम लोगों को इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड लगाना होगा, और एलिमिनेशन मेथड से a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये मैट्रिक्स का काम इतना था कि मैट्रिक्स ने इक्वेशन बना के दे दिया। अब फिर इसके बाद बेसिक हम लोगों का इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगेगा और a और b की वैल्यू आएगी। तो हम लोग फ्रॉम 1 and 2 हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 से नीचे ऊपर किसी को कर सकते हैं, तो हम ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि आपको
बी पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, तो ये बन गया 2 2 4a और प्लस में a, तो कितना हो गया 5a, और 8 और माइनस में 3, तो इसका मतलब 5, तो a बराबर आ गया 1। a बना जाएगा तो यहाँ रख देंगे, तो b आ जाएगा 2, b बराबर 2, a और b आ गया। फिर इसी तरीके से c और d भी आप इक्वेट कर सकते हैं, और यहाँ से आपका इक्वेशन बना करके c और d भी आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए ये एक्सरसाइज 3.1 है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। वैसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन को बनाएंगे आप, लेकिन अपना यहाँ जो आप बैठे हुए हैं इनसे बात कर रहे हैं, आप जो है अपना एक एक क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर लेंगे। तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका आज ऐसे तो ऑटोमेटिकली हम करा दिए हैं वन शॉट में। कल हम लोग एक काम करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जो हम लोग के व्यूअर्स हैं इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ अपने से तो करें। आप नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में थोड़ी ही जाने वाला है, मैथमेटिक्स है, जितना आप करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। हम जितना एक एक क्वेश्चन समझा देंगे तो भी आपको आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठा कि नहीं बैठा है वो गारंटी नहीं है। आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको वो क्वेश्चन खुद का आपका होगा। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप 3.1 पहले सॉल्व करें। नहीं बनेगा कल हम बता देंगे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।